अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे। वेल, आज मंगल है 18 अप्रैल और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक। जी हाँ, मजेदार सा टॉपिक तो है और डिलीशियस टॉपिक भी है। गुड मॉर्निंग आज में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है डेकोरेशन के हवाले से बहुत सारी बातें की, हमने कपड़ों के हवाले से बहुत सारी बातें की, सेहत के हवाले से बहुत सारी बातें की। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है तो खाने पीने के अंदाज भी बदल रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग या बहुत सारे लोग जो गर्मियों में बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर चीज होती है कि वो फ्रूट्स खाएं, फूड खाएं या ऐसी चीजें खाएं जो लाइटर भी हो और पेट भी भर जाए। तो डेफिनेटली अगर हम कोई चीज देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा वेल डेकोरेटेड नहीं होती है तो हम कहते हैं हाँ यार खा लेंगे। लेकिन बचपन में भी हमारे साथ ये होता था कि जब हमने एप्पल नहीं खाना है या हमने क्यूकम्बर नहीं खाना है या कोई भी ऐसा फ्रूट या फूड है जो हम नहीं खाना चाहते हैं, तो मेरी अम्मी तो स्पेशली क्या करती थी कि उसको बड़ा डेकोरेट कर देती थी और वो बड़ा जबरदस्त सा आर्ट होता था। जैसे कि आम है, मैं नहीं खाती थी तो उसको वो क्रीम डाल के बड़ा डेकोरेट करके वो इस तरीके से कुछ बनाती थी तो दिल करता था तो दिल करता था कि फौरन से खा लिया जाए। तो आज हम ओवरऑल बात करेंगे फूड डेकोरेशन के हवाले से, जिसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं और ये कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी होती है प्रेजेंटेशन किसी भी फ्रूट की, किसी भी फूड की, कि वो आप आसानी से खा सके और आपका पेट भी भर जाए। तो इसी हवाले से आज ओवरऑल गुड मॉर्निंग आज में मजे की, जायके की और फूड डेकोरेशन की बातें होंगी। बिल्कुल जनाब, आज का टॉपिक मेरा ख्याल है मेरा तो बहुत मजेदार आज का दिन गुजरने वाला है, क्योंकि सारी बातें जो है वो सिर्फ खाने के हवाले से ही होंगी। वैसे भी आजकल हमारी बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि अगर घर में खाना बना हुआ है लेकिन वो डेकोरेट नहीं हुआ हुआ, उसको सजाया नहीं गया, उसको आपने प्रॉपर्ली गार्निश नहीं किया हुआ, तो आपका खाने का दिल नहीं करता। और बाहर अगर वही खाना चाहे कम जायके में हो लेकिन आप होटल जाएं और उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ, तो वही खाना आप इतने शौक से खाते हैं। तो बेसिकली मसला यहाँ पर जायके से ज्यादा होता है डेकोरेशन का। तो खाने को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी ये भी है कि आप उसमें मिर्च मसाले तो मुनासिब रखें, लेकिन उसको सजाएं भी प्रॉपर्ली, उसकी गार्निशिंग करें, उसको डेकोरेट करें। तो ये चीजें आज के शो में हम आपको सिखाएंगे किस तरह आप जो है वो अपने इसको फूड को खूबसूरत मजीद दिखा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते थे कि जैसे कि अभी उसने सबा ने बात की बचपन के हवाले से, इसी तरह ये आज बड़े होके भी हमारी यही प्रैक्टिस है। और ये चीज आप चाहे केक्स में देखिए, केक्स की डेकोरेशन की बात हो या फिर हम बात करें अपनी सैलेड की डेकोरेशन की, या फिर वो खाना जो फ्रिज में पड़ा होता है कल रात का, तो फिर आप उसमें जरा तड़का लगा के थोड़ा सा उसमें हरी मिर्चें और ऊपर उसकी गार्निशिंग कर दें तो वही खाना आपको बहुत मजेदार लगता है। तो सिर्फ बात यहाँ पर डेकोरेशन की आ जाती है। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे बेकरी ओनर आमना इकबाल से, जो मीठे मीठे केक और पेस्ट्रीज को मजीद खूबसूरत बनाती हैं। घर में हम लोग फोकस नहीं करते कि कैसे प्रेजेंट किया है, बस बना दिया और रख दिया मेज पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें घर पे भी फोकस करना चाहिए कि किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है खाना, ताकि जब लोग घर आए वापस, आपकी फैमिली वापस आए, तो वो देख के खुश होए खाने को कि हाँ आज दिल चाह रहा है खाना खाने का, रादर देन के ओहो ये क्या बना दिया। मिल आपको मारूफ शेफ असद से, जो फूड डेकोरेशन से आम खानों को खास बनाने के एक्सपर्ट हैं। फूड में प्रेजेंटेशन तो मैं कहता हूँ कि 100% है, क्योंकि जब तक आपकी आँख को खाना अच्छा नहीं लगेगा आपका दिल नहीं चाहेगा उसको खाने के। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि अगर आपके सामने एक तरफ सिंपल चिकन रखी हुई हो और एक तरफ बड़ी प्रेजेंटेबल चिकन रखी हो, तो आई थिंक कि सब प्रेजेंटेबल चिकन की तरफ जाएंगे। और मिलेंगे शेफ मेहदी से, जो अपने क्यूलिनरी आर्ट से खानों की शक्ल ही बदल देते हैं। कार्विंग फ्रूट्स मीन कि मैं आपको कोई चीज पेश करूं तो इस अंदाज से पेश करूं कि आपका दिल ये चाहे कि ये है क्या चीज और बनाया कैसे है, किस लिए बनाया है। इसके अंदर होता ये है कि हर वो चीज बनाई जाती है कि जो आप अनबिलीवेबल समझते हैं। चले जी, खानों के हवाले से मजीद बात करेंगे, फूड डेकोरेशन के हवाले से मजीद बात करेंगे। उस टाइम मैं अनम से ये कह रही थी कि अनम हम देखते हैं कि जब भी हम बाजार से कोई बिरयानी ऑर्डर करते हैं और वो हमें थैली में मिलती है तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन अगर वही बिरयानी हमें किसी प्रेजेंटेबल डब्बे में मिलती है तो हम जरूर खाते हैं, ये सोच के कि जी बड़ी जबरदस्त होगी। खैर, अहम खबर भी आ गई है भक्कर से, जो कि आपको देते चलते हैं। आपको बताएं कि झंग रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ भाग और 8 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको इस अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं।
हैं भक्कर से आपको खबर दे रहे हैं, झंग रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह की खबर मैं अभी देख रही थी, आज सुबह भी जब हेडलाइंस चेक की मैंने तो उसमें थी कि पिंडी भटिया पर भी इस तरह के ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, जगह जगह पे इस वक्त जो है वो ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, तो बड़ी केयरफुली जो है वो आपको ड्राइव करने की जरूरत है। तो इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे, आगे बढ़ते हैं और ये सब स्टोरीज जो आज हमने डिस्कस की खाने पीने के हवाले से शामिल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जी चलिए जनाब, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं आज ठीक ठाक, मुझे न्यूज़पेपर भी बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, खबरें भी जो है, हाँ डेफिनेटली। अच्छा जनाब, जो इसकी मेन लीड है वो है तर्जुमान तालिबान एहसानुल्लाह एहसान ने हथियार डाल दिए, कुलभूषण पर समझौता होगा, ना रसाई देंगे फौजी तर्जुमान का ऐसा कहना है। रद्दुल फसाद के तहत 15 बड़े ऑपरेशन, 1800 से ज्यादा गैर सरकारी रजिस्टर अफगान गिरफ्तार, जबकि 4000 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए। नौजवान तबका दाइश का हदफ, वालिदैन नजर रखें, कोई कुव्वत रियासत का मुकाबला नहीं कर सकती। नौरीन लगारी के हवाले से हमने जो ओवरऑल खबर देखी और जिस तरीके से फिर नौरीन लगारी का अपना बयान देखा, तो उस सारी सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर मेन लीड भी है और हमने देखा कि DGISPR ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सारा कुछ बताया और नौरीन लगारी के बारे में जो खबर है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अब पहले आपकी खबर की तरफ। बिल्कुल, ये बड़ी अहम खबर है जिसके ऊपर डिस्कशन बनती भी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 2 चीजें जो मेन टारगेट की जा रही है वो तो एक नौजवान और दूसरा ये कि जिस मीडियम के थ्रू टारगेट की जा रही है वो हमारा सोशल मीडिया। इन दोनों के ऊपर माँ बाप से रिक्वेस्ट की जा रही है कि बड़ी नजर रखें कि आपके बच्चे इस वक्त क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि नौरीन खुद बजाते खुद भी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो इस तरह की एक्टिविटीज में मशगूल हो गई और उनके खुद बयान भी सामने आ रहे हैं कि जो कुछ कर रही हैं वो अपनी मर्जी से उन्होंने किया, तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। सबसे बड़ी बात यह कि पढ़ी लिखी लड़की स्टिल है, क्योंकि उनके मुताबिक वो MBBS सेकंड ईयर की तालिबा है। बिल्कुल, और उसके बावजूद इस तरह का माइंडसेट रखना, जब आप खुद किसी ऐसे शोबे से मुंसलिक हो जो इंसानियत की खिदमत के लिए और उसके बाद फिर आप इंसानियत को तबाह करने वाले काम में कैसे जा सकते हैं। खैर बिल्कुल, एक तो ये चीज थी, दूसरी तरफ हम देख रहे थे मिशाल का केस जिस पे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अहम जो पेशरफ्त है उस केस के हवाले से सामने आ रही है। तो IG का बयान इस वक्त आपके साथ शेयर करते चलते हैं कि मिशाल पर इल्जाम साबित नहीं हुए, बेगुनाह उसे माना गया है, जबकि मरकजी मुल्जिम का ऐसे कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुझसे ये काम करवाया है और अब सारी बात जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर डाल दी गई। इस हवाले से 22 अफराद जो है उनसे तफ्तीश भी हो चुकी है और मजीद इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर एक्सप्रेस की मेन हेडलाइन की बात करें तो वो कुलभूषण की सजा पर समझौता नहीं होगा, फौजी तर्जुमान का ऐसा कहना है, जबकि आपको बताया कि साबिक तालिबान तर्जुमान एहसानुल्लाह ने इसी हवाले से गिरफ्तारी दे दी। ठीक है, एहसानुल्लाह के हवाले से जो वो मैंने पढ़कर बता दी थी और अब हम डिस्कस करते हैं एक और खबर जो कि है ईस्टर के दिन चर्च पर खुदकुश हमला करना था, नौरीन लगारी का बयान जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी जो मेन लीड है वो मैं पढ़ देती हूँ कि सदर ट्रंप के मुशीर कौमी सलामती की काबुल से इस्लामाबाद वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और मुशीर खारजा से मुलाकातें, जमहूरी इक़्तिसादी तरक्की की तारीफ, पाकिस्तान पर किसी छोड़ने या डिप्लोमेसी, पाकिस्तान प्रॉक्सी किसी पर छोड़ने डिप्लोमेसी अपनाए, तो ये ऐसा कहना है अमेरिका का। और दूसरा, अमेरिका की पाक भारत ताल्लुकात में सालसी की पेशकश का खैर मकदम, खित्ते में अमन तरक्की के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद है, नवाज शरीफ अमरीकी मुशीर ने सदर ट्रंप का पैगाम पहुँचाया। तो जहाँ पर बैनुल-अक़वामी अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो मजीद मजबूत से मजबूत होती नजर आ रही है और मजीद बयानात का जो है वो सिलसिला शुरू है। तो लेट्स सी कि अब क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर में भी एक खबर लगाई गई है, सेम खबर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जबकि दूसरी जानिब कश्मीर इशूज के ऊपर भी वाशिंगटन ने कहा है कि हम इस इशू को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो मेन आज जो बिजनेस रिकॉर्डर की हेडलाइन है वो यही है कि वाशिंगटन अर्ज टू हेल्प रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा यहाँ पर एक तो और जो खबर लगी हुई है वो है लोअर एग्री आउटपुट में मार ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, और साथ ही साथ अहरार स्पोक्समैन सरेंडर टू आर्मी ISPR। अहरार के हवाले से भी जो है वो अहम खबर अभी आपने शेयर की है इसमें, तो एक्सप्रेस पे भी जो है वो इस हवाले से अहम खबर लगाई गई है। और मैं देख रही थी कि दोनों अखबारों में तकरीबन एक ही जैसी खबरें हैं, तो ये जो थी वो आज की मेन है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो मेन खबर है वो है इमरान खान के मुतालिक कि आर्मी चीफ से कह दिया है कि 2013 में इंतखाबात इस तरीके से नहीं होने देंगे जिसमें धांधली शामिल हो और ये सारा कुछ हो। तो हमने देखा कि कल इमरान खान का एक प्रॉपर इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उन्होंने आने वाली अपने प्लान्स के हवाले से भी बताया और
इंतखाबात के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को आगाह किया और उन्होंने यही कहा कि जी आर्मी चीफ ने कहा कि वो जमहूरियत के साथ हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पर खबर लगी हुई है। और दूसरी जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि बलूचिस्तान से कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद ईरान से इसकी सरगर्मियों की तफसीलात मांगी थी, ऐसा कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। जबकि CPEC के तहत बिजली के 6 मनसूबे इस साल मुकम्मल किए जाएंगे। चीनी सफारतकार 6 नहीं, मैं तो कहती हूँ 10 मनसूबे मुकम्मल कर लें, लेकिन हमारी जान लोड शेडिंग से सभा के लोड शेडिंग के खात्मे की बात अब सिर्फ शोबाजी लगती है, क्योंकि गर्मियां आ गई और फिर से लोड शेडिंग का जोर, और वो जोर उसी जोर के साथ है, कोई जोर नहीं टूटा है। इस पे लोग जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉन है, डॉन की जो मेन लीड है वो है US आस्क्स पाकिस्तान टू फाइट ऑल टेररिस्ट ग्रुप। तो और दूसरी एक और मेन लीड है यहाँ पर कि सेनेटर कॉल्स फॉर अमेंडिंग ब्लेस्ड फैमिली लॉ। तो ये यहाँ की आज की अखबार की तमाम खबरें थी। और जैसा कि मैंने कहा कि आज मुझे खबरें ढूंढना, मतलब मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा था कि हर खबर इतनी इंपॉर्टेंट है आज के अखबार में कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी वाली खबर। बहुत खबरें हैं जो अभी तो मिस कर चुके हैं, लेकिन अहम जो हेडलाइंस थी वो हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचा दें। अब मुख्तलिफ शहरों का भी रुख करेंगे और वहां का अहवाल जानेंगे। इस्लामाबाद में आज आपको बताएं कि मिसाल कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास भी आज फिर हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, बताइएगा इस्लामाबाद में आज कौन कौन से इवेंट्स काबिल जिक्र हैं और जो इवेंट्स हमने जिक्र किए हैं, जिनकी बात की है, उस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मशाल कत्ल केस की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के बाद 36 घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके अंदर जो रिपोर्ट है KPK हुकूमत से मांगी गई थी। और आज कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से आज मशाल कत्ल के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट है और जो बयानात कलमबंद किए गए हैं उस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा और तफसीली तौर पे अब जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। साथ साथ आज कौमी असम्बली का भी इजलास है, कल भी वहाँ पर भी वज़रा सीनेट की तरह हाजिर नहीं थे, जिस पर स्पीकर ने बरमी का इज़हार किया। साथ साथ आज भी सीनेट का इजलास और असम्बली का इजलास है, क्योंकि कल रज़ा रबानी 2 दिन के बाद जब उन्होंने सीनेट से कहा था कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ वज़रा की अदम हाज़िरी पर, लेकिन कल भी वज़रा नहीं आए थे। आज भी क्योंकि सूरत हाल ऐसी ही लगती है और जो स्पीकर और जो चेयरमैन सीनेट है उनकी तरफ से भी वही सूरत हाल सामने आ सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर मेगा इवेंट्स तो आज सब जो नज़रें लगी है वो मिसाल केस पे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है उस पर है, और उसके अलावा कौमी असम्बली सीनेट के इजलास और जो दीगर मुख्तलिफ कमेटीज़ के इजलास हैं वो होने। साथ साथ गर्मी का पारा भी यहाँ चढ़ रहा है और सुबह के वक्त ही घरों से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। जी ठीक है, यासिर नजर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर का रुख कर लेते हैं, मौजूद हैं एज यूजुअल हुमा भट्ट, प्यारी सी हुमा भट्ट, और उनसे जानते हैं कि लाहौर में आज की क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग आज, और थैंक यू सो मच सबा और अरम कि आप लोग तारीफ़ करती हैं तो बहुत खुशी होती है और दिन बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और आगे अगर बात करें इवेंट्स का, तो इवेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का बुरा हाल कर दिया हुआ है। लोड शेडिंग का जिन जो है वो जैसे ही बेकाबू हुआ है, वो अब समझ नहीं आ रही है कि इस जिन को किस तरह बोतल में डाला जाए। और लोगों का यही कहना है कि जो भी परेशानी है और जो भी मुश्किल है उसे यकीनन जो कि हमारे पंजाब जो कहा भी जाता है कि नून लीग का गढ़ है, वो लोग तो बिल्कुल ही परेशान है। उनका ये कहना, स्पेशली जो शहरी हैं, उनको ना तो दिन में चैन आ रहा है और ना ही रात में ना सुकून मिलता है, ना सो पाते हैं और ना ही कोई काम कर पाते हैं। घरों में भी वही मसले हैं, ऑफिस आना मुश्किल हो रहा है और जो ऑफिस आ जाते हैं उनका घर पर जाकर सुकून लेना, जो कि काम सारा दिन काम करते हैं, तो उसके बाद जब घर में जाकर सुकून की नींद चाहते हैं तो वो भी मुयसर नहीं है। सो लोग तो काफी परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं वो जो वादे किए गए थे उन पर अमल दरामद का वक्त कब आएगा। 2018 आपकी हिम्मत को भी हम सलाम पेश करते हैं, जो पूरा दिन आप गर्मी में इस फील्ड में काम करते हैं और फिर साथ साथ लोड शेडिंग के हवाले से भी जो आपने हमें अपडेट्स की, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं हाफिजाबाद का, जहां पर गंदम की कटाई और खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम सुहेल, मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है, गंदम की कटाई और खरीदो फरोख्त के हवाले से भी बताइएगा कि खरीदो फरोख्त शुरू तो हो चुकी है, इस हवाले से काश्तकारों का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, हाफिजाबाद एक ज़रूरी इलाका है और यहाँ पे गंदम की कटाई के बाद खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हाफिजाबाद पिंडी बटियाँ, जलालपुर बटियाँ और दीगर इलाकों की जो गल्ला मंडियाँ, वहाँ पे गंदम की फसल जो वो खरीदो फरोख्त की लाई जा चुकी है। अगर बात की जाए सरकारी खरीदारी के हवाले से, तो हाफिजाबाद में महकमा पास्को की जानिब से 9 टोकन सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि 19 खरीदारी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। जबकि हाफिजाबाद में 7,75,000 बोरी गंदम की जो खरीदो फरोख्त खरीदारी के लिए टारगेट भी दिया गया, जिसके लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। तमाम टोकन सेंटर जो खरीदारी मराकज़ है वहाँ पे अमला की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। और अगर बात की जाए सरकारी खरीदारी के हवाले से इसके रेट की, तो हुकूमत की जानिब से तो गंदम की फी मन जो कीमत है वो मुकर्रर की गई है 1300 रुपये, लेकिन अभी जो आम मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 1150 से 1200 के दरमियान जो है वो फी मन फरोख्त की जा रही है। अभी बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे गंदम की खरीदारी शुरू हो चुकी है और गंदम की एक वाफर जो पैदावार है वो कितनी भी कीमतें हों, जो भी कीमतें हों, किसानों को फायदा जरूर डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा दाखिला सिंध ने मीडिया में रेंजर्स इख्तियारात की मुद्दत खत्म होने के तासुर को गलत करार दिया, तो कुछ ही घंटे बाद तर्जुमान रेंजर्स ने बयान जारी करके अपने इख्तियारात के बारे में वजाहत भी कर दी। तर्जुमान रेंजर्स का कहना था कि आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को आजादाना हैसियत में काम करने का इख्तियार हासिल नहीं है। ये मसला हम देखते हैं कि यके बाद दीगरे ही उठ जाता है सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के साथ में। लेट्स सी ये वाला मसला अब कब सॉर्ट आउट होता है। कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में KMC वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नामवर अदाकारा शबनम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर समेत मारूफ फनकारों ने शिरकत की। गुलकारा महनाज की बहन अजमी ने उन्हें इन पर फिल्माया हुआ गाना सुनाकर खिराज तहसीन पेश किया। अदाकारा शबनम को यादगारी शील्ड और तोहफे भी पेश किए गए और कितना अच्छा लगा होगा उनको कि उनकी बहन ने उनको खिराज तहसीन पेश किया। और कुछ हवाला में स्ट्रीट आर्ट मुकाबलों में तलबा और तालिबात ने ब्रश के जरिए दोस्ती, प्यार, अमन और कौमी यकजहती के रंग बिखेर दिए। मुसव्वरी के इन मुकाबलों में तलबा और तालिबात को अपने अंदर के फनकार को उजागर करने का मौका मिला। उन्होंने शहर की दीवारों पर अपने अंदर छुपे रंगीन एहसासात को दीवारों पर नक्श कर डाला। और देखिए, हमारे मुल्क के हर शहर में प्यार, अमन और मोहब्बत की बात होती है, फिर भी लोग पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं। कितनी अजीब सी बात नहीं लगती? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ की आवाम इंतहाई पुरअज़्म है और अमन का पैगाम देने में कभी भी पीछे नहीं रही। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे ढेर सारी बातें फूड डेकोरेशन की हवाले से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात करेंगे यस्टरडे टॉप स्टोरी की। मिशाल कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम वजाहत ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम का कहना है कि 13 अप्रैल को जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर में मीटिंग हुई, जिसमें उसने मिशाल खान के खिलाफ तौहीन मजहब की गवाही दी। मिशाल की गवाही पर सब इश्ताल में आए और मिशाल को कत्ल कर दिया। मुलजिम वजाहत ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया में शामिल कुछ अफराद ने 13 अप्रैल को उसे चेयरमैन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस बुलाया, जहां यूनिवर्सिटी के लेक्चरार ज़ियाउल्लाह और असफंदियार समेत 15 से 20 अफराद मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद असातिज़ा और दीगर अफराद ने वजाहत से मिशाल खान के तौहीन मजहब के हवाले से सवाल किया, जिस पर वजाहत ने मीटिंग के शुरका को बताया कि मिशाल, अब्दुल्ला और जुबैर अक्सर तौहीन मजहब करते रहते हैं, जिस पर सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल बख्श ने कहा कि वो खुद मिशाल को मारेगा। वजाहत की गवाही के बाद मीटिंग के शुरका मुश्ताइल हो गए और तमाम लोगों ने हॉस्टल की जानिब जाने का फैसला किया, जहां पहले अब्दुल्ला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर मिशाल को कत्ल किया गया। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अनवार हाशमी साहब। कैसे हैं आप? वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज बहुत शुक्रिया। अनवार साहब क्या लिख रहे हैं? डायरी लिख रहे हैं, डायरी क्या कुछ है आज अखबारों में?
देखिए, कल सबसे बड़ा जो न्यूज़ इवेंट था वो डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग थी, जिसमें अगरचे उन्होंने बहुत सी खबरें दी हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि आज अखबारात में इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि पढ़ना मुश्किल हो गया। यकीनन उसके अंदर 3-4 खबरें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अखबारात ने पॉइंट हाईलाइट किया है अपने एडिटोरियल्स में, उसमें ये था कि जब नौरीन लगारी जो हैदराबाद की लड़की लापता थी, और ये एक अफसोसनाक इंकशाफ हुआ है कि वो लाहौर में जब गिरफ्तार हुई तो वो एक दहशतगर्दी के नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी और खुदकुश हमले के लिए तैयार थी। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल थी जिसको इदारियों ने अपना मौजू बनाया है। ख़ास तौर पे आप देखें कि डीजी ISPR जो है वो दुखी दिल के साथ ये मैसेज दे रहे थे पेरेंट्स को कि इस नौरीन के वाक़या के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि जो जदीद नेटवर्क अब दहशतगर्दी का आ गया है वो बच्चों के ख़ास तौर पे यूथ के जहन को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए इनके जहनों तक इन होते हैं और इनको ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से नौरीन लगारी जैसे वाक़यात सामने आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो वालिदैन, उसके बाद मुआशरे की और ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में असातिज़ा की है कि वो इन पे नज़र रखें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप भी यूथ में शामिल हैं, सबा और अनम, आप कुछ ना कुछ इस पे ज़रूर तबसरा करें इस इदारे पे कि पेरेंट्स किस तरह ख्याल रखें कि बच्चों पे जो खास तौर पे इंटरनेट, इसी के ऊपर मैं बात कर रही थी नफीस नईम साहब से कि ये किस तरीके का माइंडसेट है, ये किस तरह का माइंडसेट है कि एक MBBS की स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है और वो इंसानी खिदमत के लिए काम कर रही है, आगे चल के उसने इसी शोबे में तरक्की करनी है, ना कि वो इंसानियत को डिस्ट्रॉय करने के लिए चली गई। तो इसी माइंडसेट के ऊपर, इसी के ऊपर मैं और नफीस नईम साहब बात कर रहे थे और अनम और मैं भी बात कर रहे थे कि अनम आप देखें ना कि कहाँ तो आप हायर एजुकेशन के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए एक शोबे में जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप डिस्ट्रॉइंग जो है फैक्टर्स को अपना रहे हैं। तो ऐसा क्या माइंडसेट होता है, ऐसी कौन सी अवेयरनेस होती है, ऐसी कौन सी अट्रैक्शन होती है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इस शोबे में चले जाते हैं और इतना भयानक काम सरंजाम देने जा रही थी वो। बिल्कुल अनवार साहब, इसी हवाले से आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का माइंडसेट हमारी यूथ में क्यों पेनिट्रेट कर रहा है? जिस तरह के कहा गया है कि अब सोशल मीडिया पर भी माँ बाप को बड़ा ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या सोशल मीडिया पर होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे अवाम होने के बावजूद भी लोग इस माइंडसेट को फॉलो करने के लिए निकल पड़ते हैं, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं? देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये कि जो हमारा मुआशरा है, पाकिस्तानी सोसाइटी है, वो अभी वैसे तरक्की के लिहाज से तो 100 साल पीछे थी, लेकिन सैटेलाइट, सोशल मीडिया, इंटरनेट जो है वो हमें 100 साल आगे एकदम हमारी नस्ल को ले गया है, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो एकदम ये चीजें पिक करना शुरू कर गई है। वो मेंटली तौर पे जो है ग्रेजुअली तैयार नहीं थी। एक तो ये वजह है जिसका कोई हल नहीं है। दूसरी इसकी जो रीजन है कि जिस तरह जदीद दौर में एक अच्छा फार्मूला है कि जो बच्चों के साथ पेरेंट्स को बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रैंकनेस होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फ्रैंकनेस में इतना कंप्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि हम उनकी प्राइवेसी में मदाखलत नहीं करते। ये ट्रेंड सबसे गलत है। अगर आपका बच्चा अच्छा है और नेक है तो प्राइवेसी क्या चीज है? आप उसकी प्राइवेसी में दाखिल हो जाओ, और अगर प्राइवेसी में आप दाखिल हो जाते हैं तो वो इस तरह की बुरी चीजें या एक्सट्रीमिज्म वाली चीजें जो है, आजकल वो हेडफोन लगा के जो है रातों को वो उसको सुनने में लगा हुआ है, तो यकीनन उसको वहां पे रोकें और गाइड करें कि बेटे या बेटी आप ये क्या पढ़ रहे हो, हम आपको बताते हैं कि सिलेक्टिव चीजें कौन सी होती हैं जो आपने स्टडी करनी है। तो मैं तो ये एक मुख्तसर तौर पे समझता हूँ कि इस अंदाज में हमें अपने बच्चों पर नजर चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी जबरदस्त किस्म की बेस बनाई हुई, तो डेफिनेटली हमें कोई इस तरीके से भड़का नहीं सकता या हमसे कोई गलत काम नहीं ले सकता, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे पेरेंट्स की तरबियत ऐसी है। खैर, अगला इदारिया क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, अगला इदारिया जो खास तौर पे पंजाब का कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसने अपने इदारती नोट में लोड शेडिंग को इशू ना बनाया हो, क्योंकि ये पब्लिक का इशू है, इसलिए हम भी इसका जिक्र जरूर करेंगे। और पंजाब में तो इसका जिक्र इसलिए जरूरी बनता है, खास तौर पे इदारती नोट में भी लिखा गया है, और मारूफ कालम निगार जो है हारून रशीद ने भी इस पे कालम लिखा है कि देखें, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तो ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि 2013 के इंतखाबात का मैंडेट ही उन्होंने लोड शेडिंग की वजह से हासिल
हासिल किया था। आसिफ अली जरदारी की जब गवर्नमेंट थी तो मीनारे पाकिस्तान पे बैठ के शहबाज शरीफ एक हाथ वाला पंखा लेके जो है वो अलामती एहतजाज किया करते थे। तो आज 4 साल हो गए हैं, ठीक है 2018 में बिजली देनी चाहिए, लेकिन 1 साल पहले क्या उसमें आप 50% लोड शेडिंग में कमी नहीं ला सके, जिससे आइडिया हो जाए कि आप 2018 की तरफ जा रहे हैं और कंप्लीट जो है वो लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। तो ये रीजन बनी है कि अगर 14 से 16 घंटे लाहौर में लोड शेडिंग हो रही है तो लोगों का एहतजाज और रिएक्शन बहुत ही सख्त है, और 2 हुकूमतें लोड शेडिंग की वजह से जा चुकी हैं जिनको वोट नहीं मिला था। 2008 में काफ लीग और 2013 में आसिफ अली जरदारी को लोड शेडिंग की वजह से बहुत बड़ा वोट बैंक का नुकसान उठाना पड़ा था, और अब ये अलार्मिंग सूरत हाल है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे। और अहम एक चीज है लोड शेडिंग, जिससे बड़ी परेशान है, और हुकूमती दावे भी हम देख रहे हैं कि धरे के धरे रह गए। कहा जा रहा था कि 2018 तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 2017 का भी आखिर आने वाला है। 2017 अभी इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि मिड में है हम, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई इस तरह की इसके ऊपर पेशरफ या डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आ रही। और लोड शेडिंग उतने ही घंटों की जो देही इलाकों में हो रही है, उतने ही घंटों की शहरी इलाकों में भी हो रही है, जिससे आवाम बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अल्लाह जाने बिजली घरों का क्या हुआ, नए मंसूबों का क्या हुआ, सीपैक के आने के बाद ख्वाह जो है इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शुमाली कोरिया की, जिसने वाजे किया है कि अगर अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो इसका नतीजा मुकम्मल जंग होगा। हम अपने मिसाइल तजर्बे जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया के सफ़ीर किमलिन ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ बढ़ने वाली कशीदगी के बावजूद अपने मिसाइल तजुर्बे हफ्ता, माहाना और सालाना वार जारी रखेंगे। इनका कहना था कि अगर अमेरिका ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया तो हमारे पास मुकम्मल जंग के अलावा कोई चारा ना होगा। जबकि अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि हम शुमाली कोरिया के खिलाफ वक्त स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं। शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्रामों पर चीन के साथ मिलकर कई तजावीज पर गौर कर रहे हैं। शाम पर हालिया अमरीकी मिसाइल हमलों से शुमाली कोरिया को सबक सीखना चाहिए। मजीद कुछ नजर डालते हैं आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन किया और रेफरेंडम में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है तुर्की के अवाम ने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल में फैसला किया है, मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। और लेट्स सी ये जो कह रहे हैं उस पर कितना अमल होता है। अमेरिका की ही बात करते हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि मरने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस तबाह हुआ, जबकि दूसरी जानिब मैरीलैंड में भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गल्फ कोर्स के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 1 फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। एयरक्राफ्ट क्रैश हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो, कुछ भी हो, लेकिन मनाजिर जो होते हैं इंतहाई दिल दहला देने वाले और भयानक होते हैं। 18 अप्रैल 1949 में आयरलैंड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ छोड़कर एक खुद मुख्तार मुल्क बनकर सामने आया। आयरलैंड ने 1948 एक्ट के तहत अपना सदर मुंतखब किया और बरतानिया की हुक्मरानी से बाहर निकल आया, जिसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की मेंबरशिप भी मनसूख कर दी गई। आयरलैंड को इस फैसले पर एहतजाज का सामना भी रहा और मुजाहिरीन एहतजाजन सड़कों पर भी आ गए, लेकिन आयरलैंड का बरतानिया की हुक्मरानी से बाहर निकल आने पर एक खुद मुख्तार मुल्क बनने का फैसला कायम व दायम रहा। जी, तो हम बात कर रहे थे आयरलैंड की, और आयरलैंड की एक और चीज़ बड़ी मशहूर है। हाँ। और आयरलैंड की ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि जब भी आप वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं तो पहली दफ़ा जब आप कोई खाना खा रहे होते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको कंसेशन जो है वो ज़रूर देते हैं। ये उनकी हॉस्पिटैलिटी है। बिल्कुल, उनके फूड की बात हो या उनके रेस्टोरेंट्स की बात हो या उनकी क्लोथिंग की बात हो, सब बहुत आउट क्लास है। हाँ। खाने पीने की बात करते हैं कुछ, और जैसे कि फूड और रेस्टोरेंट की बात हो गई तो कुछ मीठे मीठे केक और पेस्ट्रीज तो आप खूब खाते ही होंगे, लेकिन अगर ये शाम की चाय के साथ मिले तो मजा तो वैसे दुबाला हो जाता है। डेफिनेटली दुबाला हो जाता है, और ज्यादा मजा तब आता है जब इन केक्स और पेस्ट्रीज को मजीद खूबसूरत बनाया जाता है, और ये काम करती हैं बेकरी ऑनर आमना। आइए देखते हैं कि किस तरीके से करती है। माय नेम इज आमना इकबाल एंड हमेशा से मुझे बहुत शौक था बचपन से बेकिंग करने का।
सो इट वॉज ऑलवेज अ पैशन एंड फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट डू इट प्रोफेशनली। मैं जब भी अपने डिजर्ट्स बनाती थी मैं कोशिश करती थी पूरी अपनी कि सिवाय टेस्ट के उसका लुक जो होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट और लुक दोनों। लाइक कुछ लोग समझते हैं कि इट डजंट मैटर इफ इट्स नॉट लुकिंग गुड, एटलीस्ट इट टेस्ट्स गुड, लेकिन इफ द पर्सन हु इज ईटिंग इट और वो देखेगा और उसको लगेगा कि ये तो देखने में ही अच्छा नहीं है तो ये टेस्ट भी अच्छा नहीं करेगा, तो शायद वो ट्राई ना करे। बट अगर वो देखेगा और उसको होगा कि हाँ ये तो देखने से ही अच्छा लग रहा है, तो फिर वो जरूर ट्राई करेगा, इवन इफ कि उसको भूख भी ना लगी हो। मेरे ख्याल से तो यही होता है। जो डेकोरेशन होती है उसकी, तो उसमें बहुत सारे कलर्स यूज किए जा सकते हैं, कोई भी कलर यूज किया जा सकता है। इवन इफ के चॉकलेट केक हो, आजकल तो हर तरह की डेकोरेशंस हैं, फॉन्डेंट और बटर क्रीम आइसिंग और ये सब, तो उसमें फायदा ये होता है कि यू कैन यूज एनी कलर। लाइक आप फूड कलर्स खरीद लें और उसमें ऐड कर दें। अब जिस भी थीम पे आपको बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कभी कोई बनवाता है किसी बच्चे की बर्थडे के लिए केक, सो द थीम इज लाइक अ पूल पार्टी थीम, तो उस पर आपने केक को कवर कर दिया ब्लू फॉन्डेंट के साथ और उसके ऊपर आपने डिफरेंट फिगर्स बना के रख दिए। तो बेसिकली इट्स ऑल एक्चुअली अबाउट हाउ योर फूड लुक्स। तो डेकोरेशन इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि आप ये भी एग्जांपल ले लें कि जो चीज़ आप घर में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और अगर वो घर पे बने तो आप शायद उतने शौक से ना खाएं, क्योंकि घर में हम लोग फोकस नहीं करते कि कैसे प्रेजेंट किया है, बस बना दिया और रख दिया मेज़ पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें घर पे भी फोकस करना चाहिए कि किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है खाना, ताकि जब लोग घर आए वापस, आपकी फैमिली वापस आए, तो वो देख के खुश होए खाने को कि हाँ आज दिल चाह रहा है खाना खाने का, रादर देन कि ओहो ये क्या बना दिया। हमेशा से मुझे, जब से मैंने ऑर्डर्स लेने शुरू किए थे, मुझे कभी भी कंप्लेन नहीं आई कि कि अच्छा नहीं था या देखने में ऐसा था। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और एनीथिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे कस्टमर्स बहुत खुश होते थे फ्रॉम द आइटम दैट दे वुड रिसीव। जनरली केक्स और कपकेक्स में जो होता है वो ये होता है कि आप अगर जो बेस बना रहे हैं उसके जो स्पंज होता है उसको लाइट बनाना चाहिए, लाइट होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए। वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं इस तरह, तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत सारी बातें हैं जो कि बताई जा सकती हैं। बट इवन इफ आप ये एग्जांपल लें कि आप ये कुक बुक्स और ये जो टीवी पे शोज देखते हैं, उसमें आपको क्यों होता है कि हाँ हमें भी ये ट्राई करना है बनाने के लिए, ये इसलिए होता है क्योंकि वो देखने से इतना अच्छा लगता है कि होता है कि हाँ भाई हम भी ट्राई करें कि कैसा बनता है ये। सपोज करें कोई चीज आप टीवी पे देखें या आप एक बुक उठाएं और उसमें तस्वीर ही बेकार हो, तो आप लेंगे वो बुक? आई डोंट थिंक सो। मैं तो तभी लेती हूँ जब मुझे लगता है कि ओ दिस सो अट्रैक्टिव, व्हाई नॉट ट्राई मेकिंग दिस माई सेल्फ, तो फिर मैं लेती हूँ उस बुक को। और मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग यही करते हैं कि वो देखते हैं पिक्चर को और वो सोचते हैं कि अरे इतना अच्छा है, हमें भी ट्राई करना है, तो वो फिर उस हिसाब से फिर उसको लेके बनाते हैं। सो जब दूसरे की चीज आप वो अप्रिशिएट करते हैं तो खुद भी वही करने की कोशिश किया करें मेरे ख्याल से। केक को खूबसूरत बनाने से पहले केक बनाना सीखने की हमें बहुत ज़रूरत है, और जिस तरह से मुश्किल ये केक बना रही थी। अच्छा, मैंने तो अक्सर जब भी कोई बर्थडे पार्टीज अटेंड किए हैं, जो केक उन्होंने बनाए हुए होते हैं उसके ऊपर जो आइसिंग शुगर लगाई हुई होती है, मुख्तलिफ फूड कलर्स को मिला के उसके ऊपर क्रीम बनाई हुई होती है, मुझे वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट लगती है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, स्वीट तो लगता है, लेकिन बात वो ये ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना सारा ध्यान दे देते हैं कि उसका टेस्ट है वो कहीं चले जाता है। आप किसी होटल में जाएं या कहीं पे भी जाएं, किसी तकरीब में जाएं, तो अगर आप कभी निकालते हैं वो डिश उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से, लेकिन जब आप निकाल के उसको अपनी प्लेट में डाल के खाते तो आप कहते नहीं यार इट वाज फाइन कि मैं इसको प्रेजेंटेबली रहने देता। लेकिन एसेंशियल इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो किसी फूड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंटेशन की जाती है, ताकि वो उनको बड़ा स्वीट लगे, खाने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, तो डेफिनेटली फिर वो उसको डाइजेस्ट भी। इवन अगर आप रेस्टोरेंट भी जाते हैं और वहां पर सैलड रखी होती है, सैलड बार होती है, अगर आप खाने की शौकीन नहीं भी हैं बट आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत और फ्रेश से वहां पे फ्रूट्स रखे हुए हैं और बड़ी जबरदस्त ऐसी सैलड है, तो आप ना चाहते हुए भी उसमें से लेते हैं और खाते जरूर हैं। तो ये है जनाब फूड डेकोरेशन का कमाल, जो कि एक आम से आम फूड को भी आपके लिए बहुत खास बना देता है, जो कि आप ना सिर्फ देखते हैं बल्कि शौक से खाते हैं। बल्कि फूड डेकोरेशन के कमाल की आपने बात की, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी बहुत दफा इस तरीके से ट्राई किया है कि मैं भी क्यूकम्बर को
काटूं और मैं भी कुछ उसका कोई कुछ ना कुछ बना लूं। लेकिन मैंने एक दफा ट्राई किया था और मैंने एग्स के साथ में प्ले किया था, और एग्स को मैंने वो जो प्रॉपर कटर होता है उससे काटने के बाद जो है राउंड राउंड शेप में बनाया था। और अम्मी ने जब मुझसे पूछा कि क्या बनाया, तो मैंने कहा मैं इसमें सन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन खैर वो प्रॉपर बन गया था। कुछ लोग उसे चूजा भी बनाते हैं, छोटा सा चूजा बनाते हैं, आगे क्लोव्स लगा के। नहीं, मैंने तो सब प्रॉपर क्यूट सा एक सूरज बनाया था। खैर शो में यहाँ वक्त एग ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। फूड डेकोरेशन से आम खानों को खास बनाने की एक्सपर्ट शेफ असद से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है खानों की, तो खानों के हवाले से कई दरियाफ्तें सामने आई हैं, जिनमें दस्तरख्वान के उसूल, खानों की सजावट, पेश करने के अंदाज और दीगर तरीके होते हैं। बिल्कुल, अच्छे अच्छे खाने बनते हुए तो टीवी पे आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन फूड डेकोरेशन से आम खानों को खास कैसे बनाया जाता है, ये सब आपको बताएंगे शेफ असद, जिनसे गुड मॉर्निंग आज की टीम ने मुलाकात की है। आइए देखते हैं वो किस तरह से खानों को खूबसूरत बनाते हैं। मैं हूं शेफ असद, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फूड में प्रेजेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना बताता चलूं कि मैंने एजुकेशन की, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग। उसके बाद शौक़ था मुझे शुरू से ही, बचपन से ही कह सकते हैं आप। मैं क्लास 4 से बेकिंग करता आ रहा हूँ। बहुत सारे कोर्सेज़ किए डिफरेंट होटल से, और उसके बाद जो है मैंने टीवी में आप लोग देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स से मैं अपना शो कंडक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद अब ये अपना रेस्टोरेंट। तो एक ये छोटी सी मेरी एक स्टोरी है। इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि काम कोई भी है, लेकिन अगर आपकी मेहनत और आपकी लगन और सच्चा आप कह लें कि दिल से आप करते हैं, तो आई थिंक आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह पाक भी फिर मदद करते हैं। फूड में प्रेजेंटेशन तो मैं कहता हूँ कि 100% है, क्योंकि जब तक आपकी आँख को खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं जाएगा उसको खाने के। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि अगर आपके सामने एक तरफ सिंपल चिकन रखी हुई हो और एक तरफ बड़ी प्रेजेंटेबल चिकन रखी हो, तो आई थिंक कि सब प्रेजेंटेबल चिकन की तरफ जाएंगे। रेस्टोरेंट लाइन में इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि सबसे पहले जब टेबल पर आपको सर्व किया जाता है, तो टेस्ट तो आप बाद में करते हैं, लेकिन पहले देख के ही जब आपका दिल चाहेगा खाना खाने का, तो ही आप उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो इस लिहाज से कि मैं ये कहता हूँ कि फूड में अगर 9% आपका टेस्ट है और अगर उसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो आपका ज़ीरो हो जाता है। मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था, हमारे इंटरनेशनल शेफ्स आए हुए थे, और वहाँ पे स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल था और किया, तो स्ट्रॉबेरी से ही आपने डिश बना के उसको प्रेजेंट करना था। तो उस वक्त जो है मैंने स्ट्रॉबेरी से, मुझे अच्छी तरह याद है कि स्ट्रॉबेरी और मिंट के साथ मैंने प्रेजेंटेशन की थी, और एक आप कहने छोटा सा एक प्लांट का एक लुक दिया था। तो वो जो हमारे इंटरनेशनल शेफ्स थे उनको बड़ा अट्रैक्ट किया था। इसमें फूड प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने फूड को तैयार करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन ज़रूर करें, चाहे ज़रूरी नहीं है गेस्ट के लिए, आप अपने घर वालों के लिए कीजिए। इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपकी आँख जो है ना वो चखती है, और उसके बाद फिर आपको कहती है कि अब आप इसको टेस्ट करें। तो जब तक आपकी आँख नहीं कहेगी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो आप चखने का दिल नहीं चाहेगा।
शेफ असद की रेसिपीज अभी मैं देख रही थी और जिस तरह से उन्होंने चीजों को डेकोरेट किया हुआ था, अभी रिसेंटली सब मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं एक रेस्टोरेंट गई और वहां पर उन्होंने फूड को सर्व किया इसी तरह जिस तरह उनकी रेसिपी के अंदर ऊपर फ्राई एग रखा हुआ था, आपने देखा अभी? हाँ। और वो फ्राई एग रखा हुआ था, मैं सोच रही थी कि यार ये बीफ है और उसके साथ गार्लिक राइस है, तो इसके साथ फ्राई एग का क्या ताल्लुक है? लेकिन एक्चुअली में वो देखने में इतना ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा था कि अगर आप एग खाएं या ना खाएं फ्राई एग उसके ऊपर, लेकिन वो देख के ही दिल कर रहा था कि यार खाना खा के देखें, इसको टेस्ट तो करके देखें कैसा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एपेटाइट को इंक्रीज करता है ना, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन उनकी इतनी जबरदस्त होती है कि एटलीस्ट आप वंस अट्रैक्ट तो होते हैं कि यार मुझे ये खा के देखना चाहिए, पता नहीं कोई बहुत ही अच्छा जायका नहीं हो। और ये फसद की बात की जाए तो मैंने जब भी इनकी रेसिपीज देखी हैं या जब भी इनको मैंने कुकिंग करते हुए देखा है तो स्पेशली ये मुझे वो वाहिद शेफ लगते हैं जो बहुत तफसीलन खाने को डिफाइन कर रहे होते हैं और अगर पका रहे होते हैं साथ साथ अगर इन्होंने उसमें पोटैटो भी डाले हुए ना तो ये उसकी अहमियत भी बता रहे होते हैं कि ये पोटैटो इसमें डालना क्यों जरूरी है और ये कितनी देर में पक जाएगा और पकने के बाद इसका रंग ऐसा होगा। ये तमाम चीजें जो है शेफ असद साथ साथ बता रहे होते हैं, जबकि जो बाकी शेफ होते हैं वो रेसिपीज तो जरूर बता रहे होते हैं लेकिन उस इंग्रेडिएंट की अफादियत, अहमियत और उसकी टाइमिंग और कितनी देर आप उसको फ्रीजर कर सकते हैं ये सारा कुछ नहीं बताते हैं। और आज उसके साथ आपने जैसे बात की है कि खाने में रंग, तो वो रंग चीज तो हम आम भी घर में प्रैक्टिस करते हैं। कभी हमें बिरयानी बनानी हो तो हम उसमें जरूर हल्दी रंग डालते हैं ताकि उसमें वो रंग आए और फिर वो बिरयानी वाली शक्ल आए। खैर आगे बढ़ते हैं और खाने पीने की बात हो रही है तो आज रेसिपी में बन रही है चना चाट। तो जिन लोगों को नहीं आती रेसिपी ये जरूर देखिए। क्या कहा आपने? चना चाट। चना चाट आपने देखा किस तरह से बनाया और जब भी चना चाट बनती है, दही बल्ले बनते हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि मुझे रमजान की याद आ जाती है। और आगे रमजान भी आ रहा है तो हमारे पास क्या कुछ होगा एक्साइटिंग आज न्यूज़ बहुत सारी ये तो आपको वक्त ही बताएगा। जी हाँ, शो में यहाँ हुआ है वक्त एक ब्रेक का जिसके बाद मिलवाएंगे आप। क्यूलिनरी आर्ट से खानों की शक्ल तब्दील करने वाले शेफ मेहदी से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है फूड डेकोरेशन से आम खानों को खास बनाने के एक्सपर्ट और मारूफ शेफ असद। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम बात करें खाने पीने की और आप हमारे साथ हैं। और अभी आपकी हम देख रहे थे कि जब भी आपके किसी खाने की बात करें तो सबसे ज्यादा मेन चीज उसकी होती है प्रेजेंटेशन और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया होता है ये सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये तो है कि जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, फूड वहाँ पे जिस तरह से डेकोरेट हुआ होता है, क्रेविंग होती है कि खाना है, लेकिन घर में आम खानों को किस तरह से आप सजा सकते हैं और उनको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए उसमें मैं यही कहता हूँ कि सिंपल अगर आप हम वेस्टर्न की बात नहीं करते हैं, हम नॉर्मल अपनी दाल और सब्जी की बात करते हैं। बेसिकली प्रेजेंटेशन क्या है कि आई कैचिंग
चीज़ आई कैचिंग हो, आपका दिल चाहे उसको खाने को। इसकी मिसाल मैं यूं भी दूंगा कि जैसे आप लोग मेकअप करते हैं तो हम इसलिए करते हैं ना, लाइक प्रेजेंट एक आपकी प्रेजेंटेबल हो। तो अब मसूर की दाल फॉर एग्जांपल हम हर घर में बनती है, उस पे लहसुन का हम तड़का लगा देते हैं, तो वो उसकी एक प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर उसी को आप कह लें उसका येलो बेस कलर है, उसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम ग्रीन कोरिएंडर डाल देते हैं। सम टाइम हम उसमें ब्राउन अनियन का तड़का लगा देते हैं, लाइक उस कलर को ब्रेक करना, लाइक आपकी आंख जो है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो और उसको कैची लगे, तो ये एक प्रेजेंटेशन का। अच्छा असद भाई, क्योंकि प्रेजेंटेबल होना तो बड़ी अच्छी बात होती है और एसेंशियल भी है, आप अगर फूड को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके खिला रहे हैं तो खाने वाला भी खुश होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा क्यों होता है कि बड़ा डेकोरेटेड फूड होता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन होती है, समटाइम्स उसकी जो खुशबू है वो भी बड़ी अच्छी हो रही होती है, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता, तो फिर क्या वजह है उसमें? क्या मतलब एक्स्ट्रा जो है इंग्रेडिएंट्स हम डाल देते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, इस वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है? देखिए ये तो सबसे मेन फोकस तो हमारा टेस्ट है। वही, हाँ। टेस्ट अच्छा होगा और अगर आपने उसकी प्रेजेंटेशन नहीं की तो फिर आप जाहिर सी बात है किसी को चखने को दिल नहीं चाहेगा, उसका टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका दिल नहीं चाहे। तो टेस्ट तो सबसे मेन है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग उस पर अट्रैक्ट हों, उसको खाएं, उसको चखें, उसका टेस्ट क्या है, तो प्रेजेंटेशन की जाती है। और मैं जैसे कल भी मैं बता रहा था कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ओवरलोडेड कर दें, बिल्कुल ओवरडू कर दें, ठीक है। मतलब एक सिंपल वे में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दो वे हैं, एक तो आप क्रॉकरी प्लस फिर उसके ऊपर गार्निशिंग। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आजकल बहुत सारे चैनल्स में देखता हूँ, मेरी थोड़ी सी इख्तिलाफ भी रहता है कि हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं है टमाटर गोभी और उसका फूल लगा दें। इट्स नॉट अ प्रेजेंटेशन, वो आप उसको मेरी नज़र में आप उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारे अगर घरों के खाने की बात की जाए तो देसी फूड जो भी हम बनाते हैं, अम्मा हो या जो भी हो, वो सिर्फ ये कहती है कि बेटा अगर आपने खाना बनाना तो उसके ऊपर आप हरा धनिया और साथ में पुदीना या फिर हरी मिर्च डाल दें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप खाने को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं? यानी दाल के ऊपर भी ये डाला, सब्जी पे भी ये डाला, चिकन पे भी ये डाला, कढ़ाई पे भी ये डाला, कोई और चीज नहीं हो सकती जिसके थ्रू आप अपने खाने को मजीद डेकोरेट कर सको? देखिए अगर हरी मिर्च ही डालनी है, हरी मिर्च की बहुत सारे वे हैं, आप उसको बहुत डिफरेंट तरीकों से डाल सकते हैं। मैंने जैसे मैंने कहा ना कि डिपेंड करता है कि आप फॉर एग्जांपल ब्लैक वाली दाल है, ठीक है, ब्लैक वाली दाल पे आप हरी मिर्च को डालेंगे ताकि उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश ब्रेक हो जाए। उसी को आप रेडिश टोन में लेके जा सकते हैं। आप होल रेड चिलीज हमारे पास जो हम ज़्यादा तीखी नहीं होती, नहीं, उसको आपने जस्ट ब्रेक नहीं करना। अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो उसका कड़वाहट आएगी। आपने जस्ट उसको फ्राई किया और आपने उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उसी दाल को अब आपने ये भी नहीं करना, मतलब आप चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट नया करें, तो सिंपल हमारे घरों में यूज़ नहीं होता, हम ज़्यादातर हरा धनिया यूज़ करते हैं, लेकिन पार्सले धनिया की ही एक फैमिली का है पार्सले, जो हम वेस्टर्न चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सिंपल आप पास्ता वगैरह में होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह जिंजर है, नॉर्मली हम जिंजर को चॉप करके डालते हैं। आप जिंजर को चॉप करें, उसको फ्राई करें, वो फ्राई होने के बाद बड़ा अच्छा एक कलर ले लेती है। तो आप, और एक हमारे यहाँ ये है कि पूरी दाल पे फैला के डाल देना चाहिए, है ना। तो आप अदरक को खूब सारा अदरक फ्राई करके उसको सिर्फ दाल के सेंटर में रखें। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि असद भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे डाइट कॉन्शियस लोग भी होते हैं जिनको भगारे वाले चावल नहीं खाने और सादे बॉइल्ड चावल खाने, तो उसकी क्योंकि कार्विंग एक प्रॉपर आर्ट है, इसकी अहमियत है, इसके बारे में भी बताइएगा। दूसरा कि आप राइस को, प्लेन राइस को किस तरह डेकोरेट करें कि जिसका दिल भी नहीं चाह रहा है वो खा ले प्लेन राइस? उसके लिए हम नॉर्मली जैसे रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा एक बाउल में कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बाउल राउंड ही हो, आप लेकिन वो इतना, मुझे तो नहीं इतना अट्रैक्टिव लगता बाउल के अंदर वो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो एक उसकी एक आपने शेप दे दी। आप प्रेजेंटेशन तो बात की बात, अब उसके साथ आप मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं तो मैं आपको करके बताता। मतलब उस राइस का जो आपने एक बाउल बनाया, उसके साथ आप फॉर एग्जांपल आप ड्राई चिकन मसाला या कुछ आप सर्व कर रहे हैं, तो वो आपने साइड में एक पोर्शन दिया। अब जो आपने
आप बेड कह लें, जो हमने बेड बनाया है राइस का, उसके ऊपर फिर आप कार्विंग करें। लाइक सिंपल हरी प्याज के जो ग्रीन पार्ट होता है उसको आप लंबे लंबे कट करें और उसको ठंडे पानी में रखें, तो वो नेचुरली टर्न हो जाते हैं। अच्छा, वो टर्न हो जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी तरह आपने गाजर को बारीक स्लाइस किए और फिर उसको मजीद जूलियन कट कर लिया, उसको भी ठंडे पानी में रखेंगे, वो भी टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करें, मिक्सअप करके एक गुच्छा सा बना के राइस पे रख दें। तो क्या होगा कि उससे एक तो आपकी प्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगी और प्लस एक आपको जो हम कहते हैं ना वॉल्यूम भी मिल जाएगा और अट्रैक्शन भी आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, अक्सर ऐसे होता है कि कभी मैंने खाना बनाया है, खाना बहुत मजे का है, टेस्टी है, लेकिन वो खाना रह जाता है, यानी एक टाइम के लिए काफी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बच जाता है, खाना मुझे स्टोर करना पड़ता है। अगले दिन वही खाना मैं दोपहर को निकाल के खाती हूँ, तो वो जायका तो होता है, लेकिन वैसे उसको देख के खाने का दिल नहीं करता जैसे फ्रेश हमने शाम में बनाया होता है और खाया होता है। तो अगर आपका खाना बचा हुआ है और आपने स्टोर किया है कि अगले दिन हम खाएंगे, उस खाने को प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जा सकता है? उसके लिए फिर ये है कि अगेन उसको थोड़ा सा रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने माइक्रो किया और लाके रख दिया, बिल्कुल वो तो बिल्कुल देख के खाने का दिल नहीं करता। उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसमें फिर यही होता है कि आप अगर वेजिटेबल है तो वेजिटेबल अगर आप निकाल के दोबारा से उसको करें तो उसको थोड़ा सा हल्का सा आपको दोबारा से, स्पेशली चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई का भी यही है कि आपने जैसे उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद उसकी फिर वही बात आ जाती है कि प्रेजेंटेशन आप दोबारा से करें। हम नॉर्मली क्या होता है बस गर्म करके रख देते हैं, उसकी फर्स्ट डे तो बड़ी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सेकंड डे क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होती तो वो फिर दिल भी नहीं करता। अच्छा असद भाई, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो आज हम इसी आर्ट की अहमियत के बारे में आपसे पूछूंगी कि अब कुछ घर होते हैं, जैसे मेरा घर है तो उसमें प्रॉपर हर चीज़ प्रेजेंटेबल होती है, मतलब अगर रायता है तो वो प्रॉपर अपने बाउल में है, खूबसूरत है, लग रहा है सारा कुछ, लेकिन हम कहीं और जाते हैं तो उसमें वो आपको एक ही प्लेट में जो है ना बहुत सारी चीज़ें डाल के दे देते हैं कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो ये बताएं कितनी ज़रूरी है ये प्रेजेंटेशन रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि कुछ घरों में सिर्फ मेहमानों के आने पे ही प्रेजेंटेशन की जाती है, बाकी वो होता है कि एक ही प्लेटर सा बना देते हैं और कहते हैं जी ये खाना है। कितनी बहुत जरूरी है। प्रॉपर आर्ट है ये। बिल्कुल, मैं अपने हर शो में कहता हूँ कि जब भी खाना बनाएं सिर्फ अपने मेहमानों के लिए ना बनाएं, आपके घर वाले भी हैं। बहुत जगहों पर, बहुत घरों में ऐसा होता है कि क्रॉकरी अलग होती है, मेहमानों की क्रॉकरी अलग होती है, घर की क्रॉकरी अलग होती है। मेरा मानना ये है कि यानी कि ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें रोज़ अपने ब्रेकफास्ट, अब मेरे घर में ब्रेकफास्ट मतलब मुझे शौक भी है क्रॉकरी का, मेरी वाइफ को भी उसी तरह शौक है, तो क्रॉकरी हमारे पास डिफरेंट मेरा होता है कि यूज़ करें। आपके ब्रेकफास्ट में अगर डिफरेंट क्रॉकरी है तो लंच में डिफरेंट और डिनर, क्योंकि आप बोर भी नहीं होते और प्लस फिर आपकी जो भी आप चीज़ बना रहे हो, चाहे आपने पास्ता बनाया है या राइस या दाल जो भी, तो वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल। तो ये अच्छा जी, यही बात मैं कर रही थी कि इस खाने में क्या क्या चीजें अहम होती हैं। आपने जैसे बताया कि क्रॉकरी भी बहुत मैटर करती है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस आर्ट को सीखना भी चाहते हैं। पहली चीज तो वो पहला स्टेप उनका ये होता है कि खाना हम अच्छा बनाना सीख लें, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो सीखते हैं, कभी चाइनीज डिशेज सीखी, कभी देसी चीजें सीखी, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका कार्विंग आर्ट जो है वो भी सीखना है। क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो खाना बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए आर्ट सीखना कितना जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखें ये वही वाली बात है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ड्रेसअप तो आप हो गए, बहुत अच्छा ड्रेस आपने डिज़ाइन से डिज़ाइन तो करा लिया, लेकिन अगर आपने उसका फिर पूरा कैट ओवर मतलब अपना मेकओवर नहीं किया तो वो ड्रेस क्या होगा, कैरी ही नहीं किया अगर आपने ड्रेस को, तो फिर बेकार। तो सेम इसी तरह हमारा फूड का है कि आपने खाना तो बहुत अच्छा बना लिया, बहुत मजे का बना लिया, लेकिन अगर आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया, अब चाहे कार्विंग से करें या चाहे कार्विंग से ना भी उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? देखिए उसमें फिर मैं बात करूंगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विदाउट कार्विंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन कार्विंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी हम चाइनीज़ रेसिपीज़ में हम चले जाएं, हम अगर बात करें कॉन्टिनेंटल फूड की, उसमें कार्विंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाइनीज़ में तो आपने देखा होगा उनके तो हर खाने में कार्विंग है। अगर हम शाशलिक की बात करें तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल शाशलिक हम स्क्वायर कट करते हैं, लेकिन हम वो स्क्वायर भी नहीं करते, वो हम कुछ और ही कर लेते हैं, समटाइम्स ग्रेवी बना लेते हैं, समटाइम्स स्टिक के अंदर उसको लगा के सर्व करते हैं। चाइनीज के अब हम उसमें बहुत कार्विंग की फिर बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो जूलियन
एक लोगों को पता है कि बारीक बारीक जो चॉपिंग है, इसी तरह डाइस कटिंग अलग है, इसी तरह डायमंड है और बहुत सारी, मतलब एक पूरी एक ये फील्ड है। और इसी तरह पे फ्रूट कार्विंग। अच्छा चलिए, ये तो एक प्रोफेशनल लाइफ हो गई, लेकिन एक शेफ की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तो डेफिनेटली ऑन कैम आना और खाना वगैरह बनाना। घर में कितना पार्टिसिपेट करते हैं खाने? घर में पहले तो काफी करता था, लेकिन अच्छा, अब जब से स्टार हो गए तो अब नहीं करते? नहीं, स्टार नहीं, टाइम डिपेंड ऑन टाइम पे। अब क्योंकि रेस्टोरेंट भी है, उसको भी देखना होता है। अच्छा। तो थोड़ा सा आप कह लें वीकेंड्स पे भी अब तो बहुत ही कम हो गया। अच्छा। लेकिन यहाँ अब ये होता है कि किसी की दावत है तो फिर स्पेशली कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आती होगी ना आपके पास तो कि जी अगर हम घर आएंगे तो आप खाना कुछ बनाएंगे, तो या बेगम की जानिब से कभी डिमांड की हो कि जी आज मुझे आप ये बना? नहीं, अब तो मुझे आसानी ही हो गई है ना, मैं जो भी कहता है मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट आ जाए। ये भी अच्छा है। अच्छा ये बताएं, प्रॉपर इस डेकोरेशन को, फूड डेकोरेशन को, इस प्रॉपर आर्ट को सीखने में कितना टाइम लगता है? देखिए ये तो आप कह लेंगे होल लाइफ वाली चीज है। अच्छा। ये तो कभी एंड होती नहीं। कुछ लोग आते हैं ना कि जी हमने यहाँ से डिप्लोमा किया है 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, और देखिए डिप्लोमा आप चाहे 4 ईयर का कर लें या मैं कहता हूँ 6 ईयर का भी कर लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं है और अपने आप को बूस्टअप नहीं करते रहेंगे अंदर से, और प्लस उसको फिर आप मजीद जैसे मैं हूँ, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सीख लूँ या उसको अडॉप्ट कर लूँ कि किस तरह। जैसे मैं आप कह लें कि टेस्ट मेकर हूँ, डिशेस प्रोड्यूस करता हूँ। सही। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, कुछ जो बिल्कुल नई चीज़ मुझे लगती है मैं वो ट्राई करूँ। अच्छा असद भाई, आपके साथ इस तरह से होता है क्योंकि आप प्रोफेशनल शेफ हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि आपने किसी भी चीज़ का एक बाइट लिया या आपने कोई भी चीज़ ली तो आपको फौरन से पता लग जाता है कि यार इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और कितनी कितनी तादाद में होंगे, तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, और फिर उसी से फिर मैं उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि खाने पीने की बात हो रही है, तो खाने पीने में सबसे मेन चीज प्रेजेंटेशन तो अपनी जगह, लेकिन खाने का अगर जायका अच्छा ना हो तो वैसे ही खाने का दिल नहीं करता जितनी मर्जी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। एक टाइम होता था हमारी जब नानी दादी खाना बनाती थी तो वो चुटकियों से बनाती थी और चुटकी से ही मसाला डालना, फिर भी अंदाजा इतना एक्यूरेट, फिर भी खाना इतना मजेदार और टेस्टी। आज हम लोग सारी चीजें सीखने के बाद, चाहे नेट से सीख लो चाहे क्लासेस दे रहे हो, वो जायका नहीं आता। क्या समझते हैं आप, क्या वजह है? क्या चीजों की क्वालिटी में फर्क आ चुका है या उनकी भुनाई में फर्क आ चुका है? कौन कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं जो खाने को कम लजीज बना देते हैं? और पहले हम देखते थे कि चीजें बड़ी प्योर होती थी, चाहे वो देसी घी में बनाई हो चाहे ऑयल में बनाई हो, जायका बहुत होता था। उसमें है कि पहले प्यार और खलूस होता था, अब वो चीज मिसिंग है। अच्छा। अब बस जी बेगम साहब को कहीं जाना है, फटाफट बनाया और चले गए। तो वो एक जो शौक था ना नानियों दादियों को या हमारी अम्मियों को, बड़े बड़े पतीलों में, अब पाए की मिसाल आप दें तो वो पूरी रात पाए पकते थे। अब तो कुकर में पाए चढ़ाए और हर खाने कुकर में बना देती हैं। अच्छा तो वो जायका जो है ना वो मिसिंग है। चलें ठीक है, आज बिल्कुल टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो जाते जाते आपसे चाहेंगे कि आप उन तमाम खवातीन को मैसेज दे दें जो आपको फॉलो भी करती हैं और इन तमाम प्रेजेंटेशन की और खाने बनाने की कोशिश करती हैं, और साथ साथ रमज़ान भी आ रहा है तो फ्रूट चाट को आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसकी टिप दे दीजिएगा। अच्छा, फ्रूट चाट को तो बेसिकली वो खुद ही इतनी कलरफुल होती है, उसको तो एज सच क्रीम श्रीम डाल के कुछ जरूरत नहीं, अगर तो क्रीमी है। अदरवाइज अगर प्लेन फ्रूट चाट है तो उसको मैं तो ये कहूंगा कि उसको कोई डेकोरेट करने की जरूरत दैट्स द टिप। बिल्कुल। और प्लस अगेन प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस चीज को देखें, अगर उस पर जरूरत है प्रेजेंटेशन की तो देन कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज पे ही वो वही वाली बात हर चीज को आप W11 बना दें। लेकिन और बहुत तरीके हैं तो करें ज़रूर, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो लंच हो, उसको प्रेजेंटेबल ज़रूर करें ताकि खाने में। और जिन्होंने खाने पीने के हवाले से मजीद सीखना है वो इनका शो भी देख लें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और खाने पीने के हवाले से बड़ी जबरदस्त सी, खाने को डेकोरेट करने के हवाले से, प्रेजेंट करने के हवाले से आपने बहुत सी टिप्स दी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए जी, असद भाई की बातों से आपको बहुत सारी टिप्स मिली होंगी, और मैंने तो आज ये सीखा कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, उसको प्रेजेंटेबल बनाने जा रहे होते हैं, तो अगर तो वो खुद इतनी अच्छी है तो उसको ओवर डू ना करें, ओवर प्रेजेंट ना करें, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और मैं इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी करने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं।
फिलहाल और खाने की बात हो रही है तो खाने की असल रंगत को बरकरार रखना और उसकी बनावट खराब ना हो, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता होता है, क्योंकि आप समटाइम्स बना लेते हो लेकिन जब आप निकालते हो उसको सालन को या किसी भी चीज को अपने इस बाउल में, तो वो निकालते निकालते उसका सारा काम खराब हो जाता है। तो सब्जियां और फल इतने छोटे टुकड़ों में काटे जाएं कि वो आसानी से खाए भी जाएं और फिर चाहे वो जब आप सर्व करने लगो तो वो अच्छे भी लगे, ये चीजें डाइजेस्ट भी हो जाए ना इजीली, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे बड़े बड़े लुक में नहीं लिए जाते। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो इन छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़ों की और खानों की शक्ल ही बदल देते हैं। ऐसे ही एक शेफ मेहंदी है, अपने कलरी आर्ट से खानों को एक नई शक्ल देते हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम है शेफ मेहदी, किंग ऑफ डेजर्ट्स के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। क्लिनरी आर्ट फ्रांस से आया और फ्रांस एक्चुअल कुजीन मास्टर है। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है वो यंगस्टर को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं जो फ्रांस के अंदर सिखाई जाती है या इटली में सिखाई जाती है या चाइना में सिखाई जाती है। वो कुजीन जो इंटरनेशनल वे में इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है। क्यों? हमारे यहाँ भी होटल तो हैं 5 स्टार लेकिन कम हैं। अगर हमारा ये ट्रेंड स्टाफ जो बच्चे हैं हम सिखा रहे हैं जिनको, उनको हम पूरी अवेयरनेस दे रहे हैं कि कुजीन क्या चीज़ है, प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, खाना खाने का तरीका क्या है, ये सब कुलिनरी आर्ट के अंदर आते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज, किचन लैंग्वेज, टॉकिंग ऑफ द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड शेफ टू शेफ बिटवीन टॉक के हाउ टू टॉक। और सपोज बेकिंग है तो बेकिंग के अंदर कि किस तरह से आप पफ पेस्ट्री के बारे में मुझसे गुफ्तगू करेंगे। जब हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं तो उसके अंदर 4 फिंगर लगा देते हैं। उससे क्या पता चलता है, जो दूसरा शेफ आएगा वो उसको देख के कहेगा नाउ देयर इज रेडी। सो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन शेफ टू शेफ। इज अ कार्विंग फ्रूट्स मीन कि मैं आपको कोई चीज पेश करूं तो इस अंदाज से पेश करूं कि आपका दिल ये चाहे कि ये है क्या चीज और बनाया कैसे है, किस लिए बनाया है। तो फ्रूट कार्विंग एंड वेजिटेबल कार्विंग ये ज्यादातर स्टार्ट हुई है थाईलैंड एंड फिलीपीन। इसके अंदर होता ये है कि हर वो चीज बनाई जाती है कि जो आप अनबिलीवेबल समझते हैं। मिसाल के तौर पे वाटरमेलन है, वाटरमेलन पे एक खूबसूरत तरीके से फूल बना दिया गया है, वो वाटरमेलन, लेकिन उसकी शक्ल हमने तब्दील करके आपको उसकी तरफ जाने के लिए अट्रैक्ट इतना कर दिया कि आप सोचने में मजबूर होंगे लेट्स गो टू ईट। क्रिएटिविटी कितनी आ गई है, अंदाज बदल गया है, चीजें वही हैं, लेकिन हमने उन खानों को इस तरह से पेश किया कि आदमी खाने के लिए कहता है लेट्स गो टू द 5 स्टार होटल, लेट्स गो टू द 7 स्टार होटल। क्यों? कि खाना तो आपको छोटे होटल में भी मिल जाएगा, ढाबे में भी मिल जाएगा, लेकिन वो अंदाज, वो तरीक़ाकार, वो क्रिएटिविटी, वो प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी जो आपको 5 स्टार या दूसरे फ्रेंच होटल के अंदर मिलती है। क्यूलिनरी आर्ट की बात हो रही है तो जनाब अभी मैं सबा को ये कह रही थी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने कभी खाना बनाया हुआ हो तो उसकी डेकोरेशन में इतना टाइम लगा देते हैं कि इतनी देर तक खाना ठंडा हो जाता है। बस फिर आप मेरे घर आ जाएं। मैंने इनको कहा कि मेरी अम्मी की डेकोरेशन देखें, जब मैं जाती हूँ यहाँ से ऑफिस से तो प्रॉपर एक टेबल लगी हुई होती है और मेरे अम्मी कहते हैं बस जल्दी से मुंह हाथ धो लें और खाने के लिए आ जाएं, सोना जाइएगा। खैर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब पूरे दिन से ही हम सुबह से ही बात करें खाने पीने की और कार्विंग आर्ट की, तो इस वक्त आपको हम लाइव करके भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे शेफ साइम, जो कि बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट ही कहूंगी मैं तो आपको, शेफ तो आप है ही, लेकिन जिस तरह से आप चीजें बना लेते हैं, क्या बात है आपकी। अच्छा साइम, ये बताएं कि कब से कर रहे हैं और कितना ये मजा आता है इस काम को करने में, कितना जरूरी है ये प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन
पहले तो बताता हूँ मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। मैं मुझे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स में करंट में एज इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा, कार्विंग के बारे में आपने पूछा, तो जब तक फूड को प्रेजेंट ना किया जाए तब तक वो बेमायने लगता है। अगर आप का दिल भी ना करे खाने का, फूड प्रेजेंट आप इस तरह करके दें, एक शेफ का काम ये है कि खा ले सामने वाला, कि एक चम्मच तो मैं ले ही लूं कि है कैसा ये देख। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें लाइव कार्विंग करके दिखाएं इस वक्त इस एप्पल के साथ आप कैसे प्ले करने जा रहे हैं। बिल्कुल, चलें बिल्कुल। आप क्या बनाने लगे हैं? एप्पल स्वान बनाएंगे हम। बर्ड होता है स्वान, यस, एडिबल एप्पल स्वान बनाएंगे। अच्छा, आई एम एक्साइटेड कि ये कैसे बनेगा। यस। अच्छा साइम, होता ये कि मैं एप्पल वैसे बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं लेकर जरूर आती हूँ। और अभी आप जो बनाने लगे हैं, अगर ये देख के मेरा दिल किया तो शो के बाद मैं भी आपसे वो एप्पल स्वान बनाऊँ। आप इनको 10 एप्पल दे दीजिएगा शो के बाद और एक एक करके खाते रहिए। अच्छा, एप्पल को हमने ऐसे अच्छा काट लेना है। ओके, ठीक है, टेढ़ा काटा है भाई। 2 पीस हो गया, अभी तक तो आसान आसान जा रहा है। एक पार्ट हम इसका अलग कर देंगे और एक पार्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, सही है। इसके बीज नहीं निकालेंगे आप? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, बीज हम इसकी निकालेंगे, उससे हम आइस बनाएंगे। आइस बनाएंगे ऑब्वियसली। बीज से देखिए, इतना तो सब इतना तो आपको भी पता है। बस बिल्कुल, अभी मैं भी कुछ बता दूंगी, ऐसी बात नहीं है ना। खाती तो हूँ ना मैं एप्पल। वाह जी वाह। अच्छा, नीचे से बहुत ज्यादा आप स्लाइटली इसको कट करें। जी बिल्कुल, कार्विंग आर्ट है। आपने हाथ और ये कार्विंग नाइफ बेसिकली ये है, ठीक है। ये मैं यूज करूंगा। इसे होल्ड करना होता है लाइक अ पेन, जब आप इसे कार्विंग करें। ठीक, सही। 2 नाइफ्स के साथ में आपको करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये वैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि खवातीन का काम होता है खाने पीने को सजाना। कार्विंग आर्ट भी ज्यादातर हम खवातीन के साथ ही रिलेट करते हैं। आपने कब सीखा और इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपको? इंटरेस्ट डेवलप, देखिए कुकिंग एक पैशन होता है, ठीक है जी। अच्छा, और ये कहा जाए कि ये खवातीन का काम है, तो कुकिंग स्टार्ट ही जो है वो मेल्स ने की थी, ठीक है। और जो कुकिंग के मास्टर्स हैं, यहाँ से कुकिंग स्टार्ट हुई है। जी जी। ओरिजिन कंट्री है इसका फ्रांस। जी बिल्कुल, फ्रांस ने स्टार्ट की है। अच्छा साइम, 3 पीसेस करेंगे अब आप या नहीं? एक पीस हम निकालेंगे ताकि इसके विंग्स बनाए। ठीक है, ये विंग्स के लिए निकालेंगे, फिर इसके विंग्स बनाए, ठीक है। अच्छा, वैसे साइम इसमें बड़ी जल्दी भी करना पड़ता, क्योंकि एप्पल आप जरा सी देर ज्यादा रखो तो फिर काला होना शुरू हो जाता है। जी नहीं, जब हम कर रहे होते हैं क्वांटिटी में, तो एक बोल रखते हैं जिसमें कोल्ड वाटर होगा हमारे पास, उसमें इसको डिप करते रहेंगे, फिर काला नहीं होगा। और उसके बाद जब आप बर्ड बना लें तो फिर उस पर हम स्प्रे कर देते हैं विनेगर का, ताकि ये काला ना हो। जी, ठीक है। जबरदस्त। तो जो विनेगर का स्प्रे करते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा ठीक ठाक स्प्रे करते हैं? विनेगर और वाटर को मिक्स करके और उसका स्प्रे कर देते हैं। वैसे ये खाने के लिए तो नहीं होता, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने के लिए नहीं होता? खा नहीं सकते इसे? खा सकते हैं अगर आप फौरन खाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने रखना है काफी देर तक, बुफे में लगाना है, तो फिर जाहिर है आपको ब्लैक हो जाएगा, आयरन होता है एप्पल में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमें फिर रोकना है इसको कि ये रोकने का तरीका ये शेप में उसके जी, ये हम इसके अब विंग्स पे काम करेंगे, देन इसके बाद इसमें लगाएंगे। सही है। तो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी महारत के साथ ये इस वक्त के विंग्स बना रहे हैं, और ये बड़े ही जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ा आसान हमें लग रहा है ना कि इन्होंने 2 पीस लिए और उसको कर्व काट के साइड पे रख दिया विंग्स के लिए, ये वो। लेकिन जब कोई करने बैठेगा तो आई एम डैम श्योर कि ये बड़ा मुश्किल होगा और इस तरीके से कटिंग हो भी नहीं पाएगी। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अच्छा, कार्विंग की जो हुई है, अच्छा सारिम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो थोड़ा जी जल्दी कर लें। अच्छा, कार्विंग की मैं बता रहा था कि जो इफ्ता हुई है वो हुई है जापान से और थाईलैंड से। अच्छा, वैसे मुझे लगता था और आज आपने कंफर्म भी कर दिया, सही लगता था कि ये इब्तिदा जो है जापान से ही हुई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स और खाने के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी डाइट को लेके, बहुत ज्यादा प्योरीफाइड और बहुत ज्यादा स्टेब्लिश और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल खाना खाते हैं जापानीज। सब इसके अलावा आपने देखा है मुख्तलिफ फूड कार्निवल्स होते हैं, और इस तरह के कार्निवल्स में लोग बड़े शौक से जाते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि ये आर्ट आखिर निकला कहाँ से है और किस तरह से ये चीजें से जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्ट जो है कार्विंग आर्ट है, उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वाटरमेलन के साथ भी आप ये कार्विंग कर सकते हैं। तो हम मजीद भी देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें बना रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर उनका काम भी दिखाते हैं। अरे वाह, ये हमने सेकंड विंग इसका ले लिया है,
फर्स्ट विंग कंप्लीट। कितनी जबरदस्त कार्विंग की हुई है। सवाल था कि राइस को किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, तो साइम ने बड़ा जबरदस्त, साइम आपने राइस के ऊपर भी बड़ी जबरदस्त कार्विंग की हुई है। ये आपने पतली पतली क्या चीज, हरी मिर्ची डाली हुई थी या क्या था राइस के ऊपर? कौन सी को? अभी जो आपके हम दिखा रहे थे सारा काम। जी 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 जी। सबसे पहले आप राइस बनाना सीखें, उसके बाद आपको ये सब। जी नहीं, मुझे राइस बॉयल तो करने आते ही हैं। खैर ऐसी बात बिल्कुल। चलिए जी, आज की ब्रेकिंग खबर ये भी है कि सबा को खाना तो नहीं बनाना आता, लेकिन राइस बॉयल करने आता है। अच्छा जनाब, ये इस वक्त जो आर्ट कर रहे हैं, आपको बताते चले कि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बड़े ही टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इस वक्त आराम आराम से वो लगे हुए हैं, लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि जब भी आप ये काम करने लगे तो बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि नाइफ इसकी बड़ी शार्प होती है और एहतियात के साथ। और आज मेरी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो साइम के ऊपर है और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से ये इसको डेकोरेट करेंगे, किस तरीके से ये कार्विंग की जाएगी, क्योंकि 3 पीसेज इन्होंने निकाले, 3 पीसेज इन्होंने निकाले। ओके, ये बनना शुरू हो गई है ओवरऑल। यस 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 यस। अब इसका फेस हम इसमें से निकालेंगे, जो अदर पार्ट हमने छोड़ा था। हाँ ठीक है, जबरदस्त। और इसके आइस के लिए हम इसके सीड्स निकाल लेंगे। ठीक। और हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए भी वो बता चुके हैं कि आप इसको या तो पानी में डाल दीजिए पीसेस लेके, या फिर आप विनेगर का स्प्रे जो है वो इनके ऊपर कर सकते हैं अगर आपने डेकोरेशन थोड़ी ज्यादा देर के लिए रखनी है। तो इस वक्त देखिए कि वो मुंह बना रहे हैं उसका बर्ड का, और बड़ी हमें नीचे से पीसेस निकाल के। अच्छा, बर्ड के फेस के लिए भी जो है वो 3 पीसेस इन्होंने बड़े स्लाइटली और बड़े स्लिम से इन्होंने उसको, वो वेस्टेज हमने निकाली है वो इसलिए कि इसको वेस्ट करना है। अच्छा, इसको वेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए जी साइम, हमारे पास लास्ट मिनट है और यू हैव टू मेक इट बिट फास्ट। हम चाह रहे लेकिन ओवरऑल जो हम चाह रहे थे वो अनम देखें बर्ड की शक्ल निकल आई है उसके ऊपर ना। हाँ, ये सामने वाला एप्पल है ना, ये हटा लें ताकि व्यूअर्स हमारे देख सकें कि किस तरीके से आपने जबरदस्त ये कार्विंग की है और ओवरऑल शक्ल तो उसकी सामने निकल कर आई गई है। अच्छा अनम, कभी कभी ये भी होता है ना कि हम जब भी किसी एप्पल के ऊपर अगर कोई अपनी तरफ से भी कोई क्रिएशन कर रहे होते हैं कि हम इस पे ये बना देते वो बना देते, तो इक्वली कट भी नहीं होते हैं पीसेस कुछ एप्पल। अच्छा साइम, एक और क्वेश्चन कि इसके लिए एप्पल बहुत ज्यादा आप सॉफ्ट यूज करते हैं? सॉफ्ट नहीं, इसमें एप्पल जूसी होना चाहिए। जितना आपका एप्पल जूसी होगा, जब बिल्कुल सॉगी होगा तो वो एप्पल जो है टूटेगा, लाइक दिस, इस तरह ये भी टूटेगा। अच्छा ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से ये लेयर्स निकल रही हैं एप्पल की और बस तकरीबन हो गया है। मेरे पास प्लीज यार। अरे वाह, कितनी महारत से उन्होंने उसका मुंह बनाया है। जबरदस्त जबरदस्त, मजा कितना आता होगा ना इसमें, लाइक आप इंटरेस्टिंग मतलब। और अच्छा सबसे अच्छी बात ये थी इजी टू कट ना, बिल्कुल उधर ही मूव हो रहा है। साइम, जितना हो गया उतना हम दिखा देते हैं। अगर कैमरामैन इसको फोकस करें तो देखिए ये ओवरऑल बर्ड की शक्ल आ गई है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है इस वजह से जितना हो सका है साइम वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा इसको। वैसे मैं वर्बली बता देता हूँ, लास्ट में हमें क्या करना था जी, यहाँ इसमें होल बना के इसको लगा देते हैं। अरे तकरीबन हो चुका है, ये हो चुका है। बहुत जबरदस्त टाइम हमारे साथ थे और ये जबरदस्त आर्ट आपने हमें सिखाया। मेरा ख्याल है लोगों को भी इस हवाले से सीखने का बहुत मौका मिला होगा। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप खाना बना रहे हैं तो खाने को खूबसूरती से डेकोरेट करें ताकि वो खाने वालों को भी लुभाए। बिल्कुल, खाने वालों को भी लुभाए। और आज का इंटरेस्टिंग सा और डिलीशियस सा टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।